जय हिंद साथियों आज जो है आज सबसे पहले आप सबको नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता नव दुर्गा नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता नव दुर्गा आप सबको खुशियां प्रदान करे। और साथियों आज के इस वीडियो के अंदर विषय है, सबसे पहले जो है वो है सैनिक और रेलवे कर्मचारी सबसे ज़्यादा खतरे में सर्विस करते हैं। इनका एड्स सेपिस में विशेष बढ़ोतरी हो। और ये दूसरा है 8वां वेतन आयोग के टीआर कब तक फाइनल होंगे, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, अलाउंसेस का क्या होगा। आप स्वयं एनसीजीएसएम के महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी से सुनिए, उनसे सुनाता हूं मैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, तो उसके बारे में साथियों आप पूरा अच्छी तरह से सुन सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने नवरात्रों के पहले दिन बहुत बड़ी घोषणा की है, वो भी मैं आपको इसके अंदर सुनाऊंगा। तो साथियों सारी चीज़ें मैं आपको रखता रहता हूं। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करता हूं। आपको स्वयं एनसीजीएसएम के महासचिव हैं जो शिव गोपाल मिश्रा जी, जिनकी हर बात सुनी जाती है, जिनकी जो है प्रधानमंत्री तक, रक्षा मंत्री तक, वित्त मंत्री तक सबकी, क्योंकि जो भी पे कमीशन गठित होते हैं, चाहे पिछला पे कमीशन हो चाहे हो, इनकी सलाह के बिना हो ही नहीं सकता है। तो इन्होंने जो टीओआर दिए हैं सब वो उन्होंने दिए हैं। उन्होंने भी डिफेंस के बारे में बहुत अच्छी बात कही है कि डिफेंस के लोग जो है बहुत ज़्यादा शहादत देते हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। रेलवे के लोग 500 लोग जो हर साल शहादत देते हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों मैं आज आपको खुद स्वयं उनके ज़माने से सुनाऊंगा ये चीज़ें, और कब फाइनल होंगे, क्या होगा, किस प्रकार से होगा। तो आप इस चैनल बना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नवरात्रों के दिन पहले आकर बहुत बड़ी घोषणा की है, उसको भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो साथियों आप स्वयं सुनिए इनसे। शायद ये सरकार जो है वो 8वां वेतन आयोग बैठाएगी ही नहीं। लेकिन हम उस समय भी कह रहे थे कि किसी भी सरकार हो, चाहे जिस दल की सरकार हो, सरकारी कर्मचारियों का 10 साल के बाद वेतनमान बदलता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार ये अफोर्ड करेगी कि हम उनकी तनख्वाह जो है बदलने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें वेतन आयोग को बैठाने का काम ना करें। हालांकि पिछले समय में बहुत सारी चीज़ें चलती रही, निगोशिएशंस भी होते रहे। ये भी होता रहा कि पे कमीशन में बहुत टाइम लगता है, कोई दूसरा तरीका निकाला जाना चाहिए, वेज रिव्यू कमेटी बना दें, कुछ कर दें। लेकिन अल्टीमेटली जब हम लोगों ने कहा कि नहीं हमें तो पे कमीशन चाहिए, और अभी तक जो भी आज़ादी के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ी हैं वो वेतन आयोग के जरिए ही बढ़ी हैं। तो इसलिए वेतन आयोग को बैठाना चाहिए। और इस पर काफ़ी देश भर में सरकारी कर्मचारियों में आंदोलन भी था, लोगों के अंदर आक्रोश भी था। तो हम लोगों ने ये बातें जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी जो हम लोगों के चेयरमैन होते हैं नेशनल काउंसिल जेसीएम के, उन तक भी पहुंचाने का काम किया। और हमें खुशी है कि सरकार ने जो है 8वें वेतन आयोग का जो है वो घोषणा कर दी, और ये भी कहा कि ये 1 जनवरी 2026 से ही लागू हुआ। उसके बाद तो काफी तेजी से काम बढ़ा, और डीओपीटी ने जो हमारा कार्मिक मंत्रालय है उनके सचिव ने बुला करके हम लोगों से जो टर्म्स एंड रेफरेंस है उनके ऊपर बातचीत भी करी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सरकार बहुत जल्दी में है और सब चीजें बड़े समय से हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद में जो एक चुप्पी आई और नहीं हुआ, तो उस पर लगा कि कुछ मामला डिले हो रहा है। तो इस पर भी हम लोगों ने बातचीत करी सरकार से, उनके प्रतिनिधियों से। तो पता चला कि वो जैसा कि अभी संसद में उन्होंने कहा कि भाई आप तो कर्मचारी पक्ष हैं, आपसे बातचीत हमने कर ली है, लेकिन हमें राज्य सरकारों से भी बात करनी पड़ती है, हमें दूसरे मंत्रालयों से भी बात करनी है, खासतौर पर जो फाइनेंस है उससे बातचीत करनी है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, ये तो हर पे कमीशन करता है, कोई ऐसा नहीं है कि यही पे कमीशन कर रहा हो। लेकिन अब काफी विलम्ब हो गया उसमें। और जो ये तो मैं जानता हूँ कि इसको बहुत डिले नहीं किया जा सकता। हमें बहुत उम्मीद थी कि शायद ये जो हमारा मानसून सत्र है इससे पहले इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी लग रहा है कि जो हमारी अपनी
आंतरिक सूचनाएं उनके आधार पर मानसून सत्र समाप्त होने के बाद ये पे कमीशन का गठन भी हो जाएगा और टर्म्स एंड रेफरेंस भी नोटिफाई हो जाएगा। ऐसा कुछ जो है वो सरकारी कॉरिडोर से चीजें छन करके सामने आ रही हैं और हम लोग बराबर इसको परसू कर रहे हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी बैठाया जाए। और विलम्ब जो है उसका कारण एक जो कमेटी है उसको लेकर के भी है, क्योंकि एक कमीशन का चेयरमैन होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ढूंढा जा रहा है, फिर कोई एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी उसमें लाया जाएगा। तमाम स्टाफ को भी नोटिफाई किया गया है अभी कि हमको ये पे कमीशन के लिए इस स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। एक बार में नोटिफिकेशन के बाद में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं आई थी, तो भी दोबारा फिर उसको नोटिफाई किया गया है। अभी 10-15 दिन उसके बाकी भी हैं, तो प्रक्रियाएं इनकी चल रही हैं। लेकिन ये बात सही है कि लोगों के अंदर इस बात को लेकर के काफी आक्रोश है कि इतना धीमे क्यों चल रहा है। सरकार की मंशा कुछ भी हो, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो कर्मचारियों को वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2006 से 26 से इनको देना ही पड़ेगा। चीजें हो जाती हैं तो कर्मचारियों के अंदर भी संतोष रहता है, और अगर समय से वो चीजें नहीं होंगी तो उसमें निश्चित तौर पर संतोष रहेगा। 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट समय से दे दी थी, तो उससे लोगों के अंदर काफी संतोष रहा। ऐसे ही 6ठे वेतन आयोग को बेस्ट वेतन आयोग मानते हैं हमारे सरकारी कर्मचारी, उसने भी अपना रिपोर्ट समय से दिया तो लोग काफी हुए। 5वें वेतन आयोग में विलम्ब हुआ तो लोगों के अंदर आक्रोश हुआ था। तो ये अगर समय से चीजें हो जाती हैं तो कर्मचारियों में एक उत्साह रहता है, और अगर संतुष्ट कर्मचारी जो है वो सबसे अच्छा प्रतिफल देने को तैयार रहता है, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा करता है, उसके दिमाग में टेंशन भी नहीं रहते हैं। हर आदमी चाहता है भाई 10 साल के बाद में वेतनमान बदल रहे हैं तो हमको 10 साल के बाद में हमारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, अलाउंसेस मिलने चाहिए, हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। और उसमें जब विलम्ब होता है तो बड़ा नेचुरल है कि लोगों को का होता है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि सरकार को देर आए दुरुस्त आए, इनको 1 जनवरी 2026 से तो वेतन आयोग लागू ही करना पड़ेगा, और उसके लिए वो प्रतिबद्ध भी है आप कृषि में इवन हाईएस्ट लेवल पर। तो उनके बातचीत के अंदाज से ऐसा लगता है कि ये लोग सारे प्रिपेयर्ड हैं इन सब चीजों को के लिए। बस एक चेयरमैन और एक ब्यूरोक्रेट का मामला तय हो जाए तो ये इमीडिएटली इसकी घोषणा हो सकती है, और कोई मुझे काम करने का मौका दे तो ये रिपोर्ट जो है वो 2 महीने के अंदर आ सकती है। दौरा शुरू कर देता है, मीटिंग यहाँ करेगा, पर दूसरी बंगलोर में करेगा, तीसरी जो है वो गुवाहाटी में करेगा, चौथी कलकत्ते में करेगा। ये सब चीजें जो है वो इनको त्याग दिया जाए और घूमने का मामला रह जाए। अभी एक पे कमीशन में मैं एक चेयरमैन साहब ने नोट भेज दिया कि हमको अमेरिका और यूरोप और जापान और चीन की यात्रा कराई जाए। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि उनकी वो यात्रा मंजूर नहीं की सरकार ने, तो इसकी क्या जरूरत है। आप कुल मिला करके हर पे कमीशन ने तनख्वाह के बाद में डीए, और डीए के बाद में फिटमेंट फैक्टर के बाद में एक पे स्केल बना करके दे देते हैं। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर यही करना है तो काम 1 महीने में भी हो सकता है, लेकिन जिस लोगों को रहता है पे कमीशन का, एक बात तो मैं जानता हूं कि सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन का लाभ अवश्य मिलेगा। जो आशंका है वो इस बात को लेकर के है कि अगर इसमें डिले हुआ तो अलाउंसेस के बारे में क्या होगा। कि जब भी पे कमीशन में डिले हुआ है तो इन्होंने पे कमीशन लागू तो कर दिया जो है वो 10 साल के ठीक बाद रेफरेंस में सरकार से जो उन्होंने हमको लिख करके दिया कि भाई इसमें ये लोग कवर्ड होंगे। ये तो हर बार की बात है कि इतने लोग कवर्ड होते ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पे कमीशन है वो सेना और गैर वर्दी वाले लोग जो हैं उनके लिए सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगा। ये बिल्कुल एक सही सवाल है। कुछ सवाल ऐसे थे जो हम लोगों ने भी उनके सामने रखने का काम किया कि भाई
आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन जो फैमिली का फैक्टर है, अभी तक क्या होता है कि ये लोग जो परिवार है उसको 3 यूनिट मानते हैं। एक तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आप हैं, फिर आधा यूनिट जो है वो आपका जो है वो वाइफ है, और अगर 2 बच्चे हैं आपके तो वो 25% मान लिए जाते हैं। तो यानी अगर आपके 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं तो उनको मिला करके 3 यूनिट मानते हैं ये परिवार को। हमारा इस बात पे बहुत झगड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये एक ऐसा है कि इस सवाल को लेकर के काफी हमारा उनका द्वंद है। हमने उनको कहा है कि आप माँ बाप को भी जोड़ने का काम करें इसमें परिवार में, और ये 3 की बजाय 5 यूनिट जो है वो काउंट होना चाहिए। अगर 5 यूनिट का काउंट होगा तो तनख्वाहों में भी इजाफा होगा, उनकी सुविधाओं में भी इजाफा होगा, और जो हमारे कुछ सर्टेन अलाउंसेस हैं उनके भी बढ़ने में बातचीत आएगी। देखिए, बात यह है कि अभी जो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला जो है वही एक आधार बनता है ट्रीटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, और वो कोई अभी नई रणनीति इन्होंने बनाई नहीं। तो उसमें कितनी कैलोरी आप भोजन चाहिए, आपको कितना आपको कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, कितनी आपको जो है वो मेडिसिन की जरूरत होगी, कितना आप अगर किसी जगह रहने के लिए जाएं तो शहर के हिसाब से कितना किराया लगेगा। तो ये अगर आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर कितना पैसा आपको ट्रांसपोर्ट में होगा, ये तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन जो है वो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले के हिसाब से करते हैं। तो उसमें एक जो है वो आता है कि इतना % अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो इसको कवर किया जा सकता है। इसमें CPI भी इंक्लूड होता है, जो कि हमारे डियरनेस फैक्टर को तय करने का काम करता है। लेकिन वो एक लेटर स्टेज है, उसमें भी एक बास्केट रहती है कि सब्जी कितने की आएगी, अनाज पे कितना पैसा खर्चा होगा, बच्चे की पढ़ाई पे कितना खर्चा होगा, आपके अपने रहन सहन पे कितना खर्चा होगा। लेकिन साथियों, ये है सचिव तो ये है कि श्री गोपाल मिश्रा जी बहुत जो पूरा डिटेल में बता रहे हैं 8th पे कमीशन के लिए। में नहीं है। पहले जमाने में जब डॉक्टर आर्कराइट रहे होंगे तो उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे, आपको ये इसका जो है वो GB डाटा की जरूरत नहीं होती थी। आज आपको ये हर कोई काम करने के लिए आपको ये है श्री गोपाल मिश्रा जी, डाटा चाहिए, उसका भी तो पैसा कहीं काउंट होना चाहिए। उस जमाने में ये है शिव गोपाल मिश्रा जी। पूरे घर के कपड़े जो है वो हमको याद है कि हमारे बुजुर्ग लोग जो है ये हमारे ले जाते थे, सबको एक कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय पेंशन मंत्रालय के जो है सचिव पैजामा और सबका एक कमीज या कुर्ता बनवा देते थे, सब पहन करके ये देखो घूमते थे। आज के जमाने में बच्चों को पहना करके दिखाइए, उनको ब्रांडेड चाहिए। तो हमने एक तथ्य पर जो है वो चीजें रखने का काम आपका पे कमीशन गठित हो जाएगा, जिनका क्योंकि अभी उन्होंने पूरा स्टेप उठा लिया है। जिन पर कि आज परिवार चल रहे हैं। एजुकेशन का मामला आप ले लीजिए, आज कोई भी एजुकेशन मतलब इतनी महंगी हो गई है कि आदमी एक बार चाहे खाना नहीं खाए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बट उनको एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। देखो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। आप हमको एजुकेशन नहीं देंगे, हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर श्री कृष्णा के, जिन्होंने 6ठे वेतन आयोग में हमको 20 रुपए पढ़ाई का मिलता था भत्ता, तो उन्होंने उसको बढ़ा करके 2000 रुपए कर दिया। जब हमने उनको रसीदें दिखाई कि आप देखिए 20 रुपए में कहाँ पढ़ाई हो सकती है, तो युवा शॉक कि ये तो बिल्कुल मजाक हो रहा है। तो उन्होंने खैर किया और हॉस्टल फीस भी दी, सारी चीज दी, तो उससे आज कम से कम बच्चे जो हैं सरकारी कर्मचारियों को वो भी अच्छे स्कूल में ठीक जगह पढ़ने की स्थिति में। वही स्थिति जो है वो करीब करीब मेडिकल में भी होती जा रही है। इतना जबरदस्त चेंज हुआ है, निजी अस्पताल खुल गए हैं। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको मेडिकल के लिए भी कुछ न कुछ इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप जा करके उसको जो है वो अपना इलाज करा सकें। अदरवाइज तो ये है कि मरने के लिए छोड़ देंगे, जाइए आप सरकारी अस्पताल में, और फिर वहाँ पर भी कुछ सुविधाएं नहीं है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनके लिए एक आवश्यकता है, और इन्हीं के लिए ये फिटमेंट फैक्टर का मामला रहता है। पिछली बार हमको याद है हम लोगों ने 3.86
जो है वो फीडमिल फैक्टर मांगा, बहुत झगड़ा हुआ। अब उन्होंने गिरते गिरते आकर के 2.57 के ऊपर छोड़ दिया। और बहुत अफसोस की बात यह है कि जस्टिस अशोक माथुर जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्टेज पे कहा कि मिनिमम वेज 20,000 से कम नहीं होगी, लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने उनको अप्रोच किया, भगवान आत्मा को शांति दे अरुण जेटली जी की, जब उन्होंने जाकर के उनको अपने जो है वो आंकड़े और चीजें कही, तो उन्होंने जो तय किया था 20,000 उसे घटा करके 18,000 कर दिया। तो ये चीजें उचित नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि देश जो है वो सब पैसा जो है आप हमको दे दीजिए। देश को चलना है, देश को भी विकास होना है, दूसरे लोगों के काम होने हैं, बट सरकारी कर्मचारियों को ही बड़ी बेबदी पे चढ़ाना ठीक नहीं है। उनके हमारे रेलवे जैसे डिपार्टमेंट है जहाँ हर साल 500 लोग अपनी शहादत देते हैं, तब गाड़ियाँ चलती हैं और अब विकास के बराबर के भागीदार हैं। तो डिफेंस के लोग हैं जो हर समय जो है वो देश की रक्षा करते हैं, उनके प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं। हमारे तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स हैं, इनकम टैक्स है, दूसरे लोग हैं, एक्साइज के लोग हैं। अगर वार्न नहीं करें तो कहाँ से काम चलने वाला है। तो इन तमाम लोगों को अगर हम सही तरीके से उनको फिटमेंट फार्मूला नहीं लाएंगे तो कैसे चलेगा। अभी हम लोगों ने फिटमेंट फार्मूले के बारे में 2 राउंड मीटिंग की है, लेकिन कुछ फाइनल नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार ये अपना टर्म्स एंड रेफरेंस जो है नोटिफाई कर दें, फिर उसके बाद में हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो पिछली बार था उससे कम पर कोई समझौता नहीं है। झगड़ा है 3.86 होना चाहिए। कमीशन के माध्यम से, वेतन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को देती है, वो एक तरफ से एक जेब में जाता है, दूसरी जेब से निकल जाता है, और जो निकलता है वो सरकार की जेब में ही जाता है। वो चाहे जीएसटी के माध्यम से जाए, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से जाए, या बाजार में कैपिटल गुड्स या जो दूसरे चीजें हैं उनको खरीदने के माध्यम से जाए, तो वो उसे। तो साथियों, ये है शिव गोपाल मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत अच्छा फिटमेंट फैक्टर वगैरह के बारे में बता दिया। अभी मैं आपको सुनाता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनिए, जिन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है। कल से उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा हो। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों, ये है प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने
जीएसटी के बारे में बताया कि बहुत सारा हमारे देश के अंदर जीएसटी से कलेक्शन हुआ और उसमें बचत हुई, और उन्होंने अभी जो जीएसटी को माफ़ कर दिया है। अब माफ़ नहीं, मतलब उसने सिर्फ 2 स्लैब बना दिए हैं, तो जीएसटी को बहुत कम कर दिया है। आपकी सीएसटी की गाड़ियाँ, सीएसटी का सामान, सारा कुछ जो है वैसा सामान सब कुछ अभी सस्ता होने वाला है। तो साथियों, इसी प्रकार से आशा है कि पे कमीशन भी आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी लेके आएगा, और वो खुशखबरी जो है बाद में OROP 4 में आप लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिलेगी। साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक